नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर दिया है, बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ढाका के मिडफोर्ड अस्पताल के पास एक हिंदू व्यापारी लाल चंद उर्फ सुहाग को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो ये कि हमलावरों ने हत्या के बाद उनके शव पर नाचकर जश्न भी मनाया। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या यह देश कट्टरपंथ की राह पर आगे बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बांग्लादेश सरकार इस मानवाधिकार संकट पर चुप्पी साधे रहेगी? और इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू नहीं सुरक्षित। प्रदर्शन तेज। बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले ने यह सवाल उठाया है कि क्या देश पाकिस्तान की तरह एक कट्टरपंथी रास्ते पर बढ़ रहा है। हसीना की सरकार के पतन के बाद कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव बढ़ा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य इस्लामी संगठनों पर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। मिडफोर्ड हत्याकांड जैसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता ने सवाल उठाए हैं। कई घटनाओं में हमलावरों ने बिना किसी डर के हिंसा को अंजाम दिया और जश्न मनाया। ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश से भारत की ओर जारी रहा। 1971 के बाद से लाखों हिंदू भारत में 442 घटनाएं सामने आई। किशोरगंज में
आबादी का केवल 7.96% है, जो ऐतिहासिक रूप से उच्च प्रजनन दर और हिंदुओं के पलायन जैसे कारकों के कारण लाचारी ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वो बांग्लादेश जिसके सर पर हमेशा भारत ने अपना हाथ रखा है, हर ऊंच नीच में भारत ने साथ दिया है, आज वहां हिंदुओं का नरसंहार जारी है। इतना ही नहीं, जान लेने के बाद शव पर डांस किया जाता है, नाच रहे हैं लोग। अब आप इससे सोच सकते हैं कि वहां लोगों की मानसिकता कैसी हो चली है, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ हमारे दो मेहमान, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों ही जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले अलूने साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो भी घटना अभी घटी है बांग्लादेश में, इससे हम लगा सकते हैं अंदाजा कि वहां के लोगों की मानसिकता कैसी हो चली है, कितने कट्टरपंथ की तरफ ये लोग बढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, ये नया बांग्लादेश है जो अपनी पहचान से, धर्मनिरपेक्ष पहचान से पूरी तरीके से अलग हो गया है। ये नया बांग्लादेश है जहां पर कट्टरपंथियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। ये नया बांग्लादेश है जहां पर प्रशासन में और शासन में कट्टरपंथी पूरी तरीके से हावी हो गए। ये नया बांग्लादेश है जहां की सियासत और जहां की सत्ता पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो गई है। और जिस देश की सत्ता, शासन, प्रशासन कट्टरपंथियों के साथ खड़ा हो, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ कितना बुरा हो सकता है, इसका प्रतिबिंब है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बेतहाशा अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को अवामी लीग के कार्यकर्ता कहकर उन पर निशाना बनाया जा रहा है। और अफसोस इस बात का है कि न तो वहां की कोई राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं के साथ खड़ी हुई नजर आती, न ही वैश्विक समुदाय इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है। हालांकि भारत ने लगातार बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको इस बात को समझना चाहिए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी पहचान जो है वो धर्मनिरपेक्षता, उसकी पहचान सांस्कृतिक विभिन्नता है। और भारत के लिए यह कठिनाई भरा समय है क्योंकि बांग्लादेश जैसा पड़ोसी अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान से अलग हटकर कट्टरपंथियों के पाले में जाता है। यदि भारत का एक ऐसा पड़ोसी जो जिसकी 94% जमीनी सीमा भारत से मिलती है, यदि वो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में किसी भी प्रकार से जाता है तो वहां पर आईएसआई हावी होगी। यह पूर्वोत्तर में हमारे लिए एक नई बड़ी चुनौती हो सकती है। तो कुल मिलाकर नया बांग्लादेश जो है वो विध्वंस की ओर लगातार बढ़ रहा है। यह नया बांग्लादेश अपनी पहचान मिटाने को आमादा नजर आता है। और यह जो चुनौती है, यह न केवल भारत के लिए चुनौती है लेकिन समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ की जो साझा संस्कृति है वो इतनी मिली जुली है कि किसी एक देश में ऐसा कुछ होता है तो दूसरे देश में उसका प्रभाव होता है। और निश्चित तौर पर यह समस्या जो है यह बहुत गंभीर समस्या है जिससे निपटने की जरूरत है। जी ठीक है।
मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो पहले का बांग्लादेश था और अब का बांग्लादेश, काफी फर्क नजर आ रहा है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, कई सारी ऐसी घटनाएं शुरुआती दिनों से अब तक सामने आई है जो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी इसको लेकर विरोध जताए गए, सरकार से मांग किए गए कि भाई इसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। लेकिन क्या वो अब वक्त आ गया है जब भारत को भी इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जहां तक सवाल है कि इसके रीजन के पीछे जाना चाहिए कि कारण क्या था, एक्चुअली क्या है वहां पर। ये जो हमारे जो हिंदू प्रीस्ट थे, जिनको चिन्मय कृष्णा दास, इनको वहां पर जब अरेस्ट किया तो इनकी बड़ी फॉलोइंग वहां पर थी। रीजन क्या था कि ये शेख हसीना के बहुत बड़े सपोर्टर थे जी। और उनकी जो अवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना की, उस पार्टी को ये लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन आपने देखा कि 5 अगस्त 2024 को जब ये शेख हसीना को वहाँ से निष्कासित होना पड़ा और वहाँ से भाग के क्षण हमारे भारत में ली, तो वहाँ के लोगों को, कट्टरपंथियों को ये सोचना पड़ा कि देखिए, शेख हसीना को तो हिंदू सपोर्ट करते ही करते थे, अवामी पार्टी को, और साथ में हिंदुस्तान ये वापस चली गई और हिंदुस्तान में इनको रख लिया गया। ये एक उनके दिमाग में है, उन लोगों के, बांग्लादेशियों के। इसलिए बांग्लादेश जो है, वहाँ पे जितने लोग हैं कट्टरपंथी, वो इन्होंने इनको मारना शुरू किया। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो वायलेंस हुआ है वो 50 डिस्ट्रिक्ट के आसपास हुआ है, 50 डिस्ट्रिक्ट्स में। और हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं उन पे जो अटैक किया गया, अब तक जो है 23 लोग मारे जा चुके हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें 125 टेम्पलों पे भी अटैक किया गया। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दर्शाता है कि शेख हसीना जो थी उस वक्त हिंदुओं को सपोर्ट करती थी। उनके फादर ने भी, जो बांग्लादेश को शेख मुजीब ने किया था, उस वक्त बनवाया था। इस बात के लेके उनके देखिए पोस्टर भी फाड़े गए ये शेख साहब के, और उनकी मूर्ति को भी गिरा दिया गया कट्टरपंथियों ने। इसलिए उनको नामो निशान मिटा दिया और ये कहा कि इन लोगों को हम दोबारा आने नहीं देंगे। जबकि वहाँ पर इनके शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ चूंकि लीगल ट्रीटी है, लेकिन इस बात की नहीं कि हम कब देंगे, कैसे देंगे, इस बात को हमारा विदेश मंत्रालय देखेगा। और जबकि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनको डिमांड भी की गई है। और कमजोर इसलिए पड़ गया बांग्लादेश, नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा भरता। रीजन क्या था कि बाइडेन की सरकार जब थी तो बाइडेन की सरकार ने इनको अपदस्थ किया था और इनको वापस मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर अपना बांग्लादेश का एडवाइजर बनाया, इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। और उनको वहाँ जाके बाइडेन ने उनको गले लगाया वहाँ वाशिंगटन में, और उनको घूस भी दिया और उनको बड़ी सहायता दी। आप देखिए कि जब ट्रंप आए तो ट्रंप के जीतने के बाद ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी देश को कोई सहायता नहीं देंगे, इसी तरह की हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो मिस्टर यूनुस की सरकार है थोड़ा कमजोर पड़ी, जिसका नतीजा उसके सामने है। और इन लोगों ने सपोर्ट लिया चाइना का, और ये गए थे। वहां पर आने के बाद इन्होंने एक बात की कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है, वो उसका जो रास्ता है हमारे से होकर जाता है। इस तरह का इन्होंने कहा कि वो बंदरगाह या उनका रास्ता हमारे से हो जाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस बात को भारत ने बड़ा सीरियस लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति है इनकी। आज इनकी स्थिति इसलिए ज्यादा बढ़ गई है कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स, हिंदुस्तान से ज्यादा टैक्स अगर लगा है तो बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ टैक्स लगाया गया, जिससे कि आज बांग्लादेश की जो स्थिति है ठिकाने आ गई है। और उनका एक्सपोर्ट भी समझिए निम्न स्तर पर चला गया है, वहाँ बेरोजगारी और फैल गई है। इस सब का नतीजा है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसके कारण वो हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं और माइनॉरिटीज को तंग कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भाई ये लोग जो हैं ये हिंदुस्तान के सपोर्टर हैं और इस तरह से। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे देश ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। उनको इस बात को कहा है कि देखिए हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल एक्ट के तहत उनको दी जानी चाहिए और उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये एक रूल भी है कि हम किसी को बिला वजह तंग नहीं कर सकते, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे किसी का जात का हो, बिरादरी का हो, कलर का हो। हमें जो है उसको पूरी प्रोटेक्शन देनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो देखिए आप चिंता ना करिए, इस तरह की तो बातें छोटी मोटी होती रहती हैं, लेकिन हाँ अब वो जो ज़्यादा हो रहा था उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल लगा है और भारत सरकार इस पर अपनी निगाह बनाए हुए है। ठीक है अलूनी साहब, देखिए अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें बांग्लादेश में, तो वहां तब
जब बांग्लादेश जब बना था उस समय 1/3 हिंदू वहां थे, लेकिन अब ये 7 से 8% पर रह गए हैं और वहां जो हिंसात्मक घटनाएं हैं हर किसी को अचरज में डाल देते हैं। क्या वजह है, क्या इसमें अब आगामी दिनों में जो रिश्ते हैं भारत और बांग्लादेश के वो किस मोड़ की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हालिया दिनों की बात करें, बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते रहे हैं भारत के, कहीं ना कहीं कनाडा की भी हम देख ले, वैसे ही हालात अभी यहाँ रहे, तो क्या ये दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर? देखिए, दूसरा पाकिस्तान तो क्या जो बनेगा, भारत देखो हर आदमी को अपनी स्वायत्ता चाहिए होती है और अपना राज चाहिए होता है, जिसके लिए दुनिया जानी जाती है। तो अगर वो बांग्लादेश अपनी आज़ादी को और अपने देश को तो नहीं जाने देंगे, लेकिन हाँ, इसलिए कारण क्या है कि जो हमारे देश के साथ उन्होंने अपने संबंध रखे हैं, तो उसमें सही एक यही बात आ जाती है कि वो पाकिस्तान के साथ जो संबंध उनके बढ़े हैं, चाइना के साथ बढ़े हैं, इसलिए उनकी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अदरवाइज उनमें कोई ऐसा दम नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इनके अंदर। उनके पीछे जो हवा भरता है उसका नाम है चाइना। चाइना ने काफ़ी इनको बीच में सपोर्ट किया है, ये गए भी थे चाइना, मोहम्मद यूनुस, और वहाँ से काफ़ी सपोर्ट लेके आए थे, जिसकी वजह से जैसे कहा भी पाएंगे, उन तक पहुँच नहीं पाएंगे और हमारा ही रास्ता है। तो इस बात को हमारे भारत ने बिल्कुल नकार दिया, उनको बता भी दिया इस तरह से नहीं, और हमारे भारत ने उनके संबंध तोड़ दिए, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वहाँ से जो व्यापार है, वहाँ से हमने अपने बंदरगाह बंद कर दिए, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना व्यापार करते थे। हम अपने लोगों को, देखिए हमारी इंसानियत ये है, हमारे देश की हमेशा सभ्यता रही है कि हम दूसरे को बढ़ावा देते हैं, अपने पड़ोसी को बढ़ा, लेकिन बांग्लादेशियों ने इस तरह से किया, जिसकी वजह से जबकि हम अपने व्यापार घाटे को सह रहे थे और सहने के बाद हम इनको बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अब इस बात को हमारी देश की सरकार ने देखा, ये नहीं मानेंगे, इसलिए इनकी जो व्यापार था, धंधा था, उसको सबको हिंदुस्तान से जाने का था, उससे बिल्कुल बंद कर दिया। इनके जो आवागमन था उस पर इसको सख्ती की गई, बॉर्डर्स में भी सख्ती की गई, जिसका कारण अब आज आप उनको देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ ज्यादातर यहाँ पर है। अब देखिए हमारे यहाँ भी इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसमें भी बिहार में जो पकड़े गए हैं कुछ लोग, उसका यही हाल है, आप देखेंगे इस बात को। अलूनी साहब, देखिए अगर हम अभी बात करें जिस तरीके से इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया जाता है, शव पर नृत्य करते हैं लोग, और अब जो छात्र है वहां के सैकड़ों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। अब हम अगर देखें वो इसको लेकर सरकार के जो उनका आक्रोश है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो क्या वहां की सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर ये नरसंहार ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने एक अधिनियम बनाया था, शत्रु संपत्ति अधिनियम। अब ये शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत ये था कि जो लोग देश छोड़कर गए उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेना। भारत पाकिस्तान के लोगों ने लगातार ऐसा किया और यही कारण है कि वहां से लोगों को या तो भागना पड़ा या उनका धर्मांतरण हो गया। अब जो दूसरी बार जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना 1971 में, तो बांग्लादेश नामक एक नया देश तो आ गया अस्तित्व में, लेकिन वहां पर भी शत्रु संपत्ति अधिनियम खत्म नहीं किया गया। यही कारण है कि वहां के जो लोग हैं वो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि उनको अपनी जमीन से भगा दिया जाए, अपनी जो जमीन से उजाड़ दिया जाए, या वो किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन कर ले। तो बांग्लादेश में जो कुछ होता है या जो जिसका आपने जिक्र किया था कि दुनिया में लगातार आबादी लोगों की बढ़ी है, लेकिन क्या कारण है कि हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कम हो गई है? तो इसका मूल कारण जो है वो शत्रु संपत्ति अधिनियम है, जिसके कारण लोगों को मार मार कर भगाया जाता है। अब अफसोस इस बात का है कि आप बांग्लादेश को ले लें या पाकिस्तान को ले लें, तो यहाँ पर अभी भी जो हिंदू कम्युनिटी है उनमें एकता देखने को नहीं मिलती है। अभी भी पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वहां पर एससी और एसटी को हिंदू नहीं माना जाता, ये कहकर उनको अलग से 6% आरक्षण दिया गया है एससी और एसटी कम्युनिटी को। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप बांग्लादेश में आ जाओ तो अभी भी वहां पर इन अत्याचारों का सामना करते हुए भी हिंदुओं का कोई ऐसा समूह आज तक खड़ा नहीं हो पाया है जो कि अपने अधिकारों की सही तरीके से रक्षा करे। हालांकि भारत सरकार के जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, भारत सरकार ने कोशिशें की है, लेकिन उसके बावजूद यदि आप किसी जमीन पर रहना चाहते हैं, किसी देश में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने वजूद को बनाए रखने के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा,
अपने अधिकारों के लिए जूझना होगा और किसी हद तक जाकर अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करना होगा। अब बांग्लादेश में हिंदुओं में जो है वो जागरूकता आई है। भारत सरकार ने एक कवच की तरह उनके लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन पलायन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदू अपनी जमीन पर रहें, वो पलायन नहीं करें, वो किसी कीमत पर जूझे। यदि ये जूझने का मादा दिखाती है हिंदू कम्युनिटी, तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज दुनिया में मजबूती से जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बदलता सिनेरियो है, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ आ गई है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो स्वयं कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हुई है, वो कट्टरपंथियों को जेल से छोड़ रही है। और जब कानूनी पेचीदगियां बढ़ जाए, जब शासन प्रशासन अल्पसंख्यकों के सामने के विरोध में खड़ा हो जाए, तो फिर अल्पसंख्यकों के लिए चीजें आसान होती नहीं है। और उन देशों में जो देश कानून के आधार पर चलते ही नहीं है, लेकिन सर सवाल ये भी हो जाता है कि इस तरीके से जो बढ़ रहे हैं हालात, जो खराब हो रहे हैं, इस पर लगाम लगाया कैसे जाए? जी बिल्कुल, देखिए लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बांग्लादेश पर संयुक्त राष्ट्र को प्रतिबंध लगाना चाहिए, बांग्लादेश की आलोचना होनी चाहिए, बांग्लादेश को जो सहायता दी जाती है उस सहायता को बंद की जानी चाहिए। बांग्लादेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आतंकियों को प्रोटेक्ट करती है, उन आतंकी जो राजनीतिक पार्टियां उनको बैन किया जाना चाहिए। उनके जो नेता है उनको वैश्विक यात्राएं करने से रोकना चाहिए, जैसा रूस को लेकर किया है। लेकिन अफसोस इस बात, जैसा ईरान को लेकर किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बांग्लादेश के नेताओं पर वैश्विक स्तर पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आपको बांग्लादेश की जमात इस्लामी जैसी राजनीतिक पार्टियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगना चाहिए, इनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, इनको दुनिया भर में घूमने से रोकना चाहिए। इवन मोहम्मद यूनुस यह दबाव पड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः उनको नोबेल पुरस्कार विजेता पर्सन है और उनके नेतृत्व में यदि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश को लेकर मुखरता से खड़े नहीं होते, तब तक आप बांग्लादेश को रोक नहीं सकते। अफसोस इस बात का है कि वैश्विक संगठन ऐसा कर नहीं रहे हैं और अभी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो भारत की सरकार है वो खड़ी हुई है। लेकिन भारत को न केवल बांग्लादेश से मुकाबला करना है, लेकिन पाकिस्तान से मुकाबला करना है, आईएसआई से मुकाबला करना है, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनते हुए त्रिकोण से मुकाबला करना है। तो भारत की चुनौतियां बहुत गहरी है, लेकिन उसके बावजूद भारत की सरकार की नजरें हैं, कूटनीतिक स्तर पर हमारी कोशिशें जारी है, लेकिन वहां की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को समझना पड़ेगा कि कट्टरपंथियों के साथ खड़े होगा तो वैसे ही कंगाल राष्ट्र बन जाएगा, वैसे ही नाकाम राष्ट्र बन जाएगा जैसे पाकिस्तान है। और बांग्लादेश जो है दुनिया की एक बढ़ती हुई विकासशील देश माना जाता था, दुनिया की बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था माना जाता था। तो बांग्लादेश को तय करना है कि उसको विकास के रास्ते पर बढ़ना है या उसको कट्टरपंथियों के साथ। और इस वक्त ये बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है कि अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि लोगों में आक्रोश जरूर है और कहीं ना कहीं हम देखें तो न सिर्फ बांग्लादेश और भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में ये चर्चा का विषय जो है बना हुआ है, क्योंकि लगातार वहां से इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हालिया कुछ सालों की बात करें तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो जारी है, लेकिन सरकार वहां की चुप्पी साधे बैठे हुई है। लेकिन वहां जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो इसको लेकर आक्रोशित हैं, सवाल उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। वहीं भारत में भी लोग भारत सरकार से इस पर एक्शन और पहल करने की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या कुछ इसको लेकर पहल किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।